चलते हैं IS 36 की तरफ। ये जो अभी हमने स्टैंडर्ड पढ़े हैं उनमें से IS 2 के साथ इसका लिंक है। जैसे IS 2 में हमने पढ़ा कि हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं लोअर ऑफ कोस्ट और NRV, इन दोनों में से जो चीज लोअर हो तो उस पे ना बाय डिफॉल्ट एक टेस्ट लग जाता है, इम्पेयरमेंट का टेस्ट। इम्पेयर का मतलब है किसी चीज की वैल्यू कम होना। ठीक है, इम्पेयर हम क्या कहते हैं कि ये एक चीज की वैल्यू 10 रुपए थी, ठीक है, कम होगी 8 रुपए रह गई, तो क्या हो गया, वो इम्पेयर हो गई है। तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से क्या मुराद है? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से मुराद ये है कि भी एसेट की वैल्यू कम होगी। अब वो वैल्यू कम किस वजह से होगी? ठीक है, मतलब क्या इंडिकेटर्स थे आपको लगा वैल्यू कम हो गई? वो इंडिकेटर आपकी कंपनी के हैं, इंटरनल हैं, या मार्केट में कोई चेंज आई है जिससे आपको लगता है कि एसेट की वैल्यू कम हो गई? ठीक है, जैसे आप अभी मैंने आपको बताया ना इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री में लेट्स सपोज आपने रेफ बनाया था 35,000 की, उस पर कॉस्ट आई। ठीक है, लेकिन अब जब आप मार्केट में बेचने गए तो हालात कुछ इस तरह के हैं कि वो 30,000 का ही सेल होगा। ठीक है, तो उस केस में आपने अपने बुक्स में उसको लोअर पे रिकॉर्ड करना है। लोअर क्या, 35,000 कॉस्ट और NRV जो उसकी 30,000, तो आपने 30 पे रिकॉर्ड करना है उसको। ठीक है, तो देखें इस पे ना बाय डिफॉल्ट एक टेस्ट लग गया इम्पेयरमेंट का कि इसकी वैल्यू कम हो गई, इम्पेयर हो गई। ठीक है, NRV जब टेस्टिंग आपने की, NRV लॉस आपने बुक कर लिया। कुछ एसेट्स होते हैं हमारे नॉन करंट नेचर के, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, अक्सर व बेशतर उनकी वैल्यू में भी कमी आ जाती है। ठीक है, उनकी वैल्यू में कमी कैसे आती है? जैसे कि आपके पास प्लांट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पोली जो थीन बैग बनाते हैं, ठीक है, अब गवर्नमेंट की तरफ से आपने बड़ा महंगा प्लांट उसको बाय किया था, इंपोर्ट किया था। अब गवर्नमेंट की तरफ से ना कुछ रिस्ट्रिक्शन आई उन पे, गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमने जितने भी ये प्लांट है ना पॉलीथीन बैग में, उनको बंद करना है या उनको ना एक स्टेज वाइज बंद करना है। ठीक है, तब आपकी बुक्स में जो प्लांट आपने इंपोर्ट किया था, लेट्स सपोज 100 मिलियन का आ रहा है। ठीक है, आप उससे बड़े फ्यूचर बेनिफिट ले रहे थे, सेल करते जा रहे थे, लेकिन अब देखिए गवर्नमेंट की तरफ से बैन लग गया उस पे। तो क्या आप उससे उस तरह के बेनिफिट ले सकेंगे? नहीं ले सकेंगे। क्यों? उसकी तो वैल्यू कम हो गई। ठीक है, आपकी बुक्स में वो 100 मिलियन का आ रहा है, लेकिन अगर उसके बेनिफिट्स देखें तो शायद उतने ना हो। तो क्या हुआ, उसके वैल्यू क्या होगी, इंपेयरमेंट होगी, उसकी वैल्यू कमी आ गई उसकी वैल्यू में। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड का रूल है कि जो आपकी बुक्स में कैरिंग वैल्यू होगी ना, वो हमेशा, मतलब कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट जो है वो शुड बी लोअर देन हायर ऑफ। हायर ऑफ का मतलब क्या है? हायर ऑफ क्या क्या? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या एंड वैल्यू इन यूज। ठीक है, लेट्स सपोज आपकी बुक्स में वो एसेट जो आ रहा है वो, फॉर एग्जांपल देता हूँ, वो 100 मिलियन का है। ठीक है, अगर आप उसको बेचने आज जाए ना, तो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस की वजह से और ये वो, पाकिस्तान में तो पॉलीथीन बैग पे बंदिश आ गई, लेकिन आपको पता चला कि यार बांग्लादेश का एक सप्लायर है, वो कहता है कि मुझे बेच दे, हमारे मुल्क में अभी इस तरह का कोई रूल नहीं है, लिहाजा मैं इससे शापर बना के बेच लिया करूंगा। लेकिन वो कह रहा है कि वो आपसे मौके से फायदा उठाता है, वो कहता है कि मैं आपसे 80 मिलियन का खरीदूंगा। ठीक है, लेकिन आपकी किताबों में वो क्या आ रहा है, 100 मिलियन का आ रहा है। तो देखें आपकी बुक्स में ये टेस्ट तो खराब हो गया ना, मतलब ये टेस्ट क्या कहता है कि आपकी वैल्यू हमेशा जो कैरिंग अमाउंट है ना वो लेस देन होनी चाहिए फेयर वैल्यू से। लेकिन इसमें तो केस में क्या है कि आपकी जो फेयर वैल्यू है वो 80 है, और बुक्स में आपका क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, बुक्स में ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो क्या हुआ कि 20 रुपए से आपके जो करंट नॉन करंट एसेट है ना वो ओवर स्टेट हुआ हुआ है, उसको आप कम करें, इंपेयर करें। 20 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करें, आप एंट्री करें प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 20 रुपए से। ठीक है, और वो एसेट क्रेडिट करें 20 रुपए से। ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस बुक करें। तो क्या हुआ, आपने इंपेयरमेंट बुक करनी है। ठीक है, तो 100 मिलियन का एसेट आपकी बुक्स में आ रहा है, 80 मिलियन की उसकी फेयर वैल्यू है। ठीक है, आपने कहा कि नहीं गवर्नमेंट के मामलात हैं, अभी नून लीग की गवर्नमेंट है, कल को PTI की आ जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है अगले साल आए, तो ये रिस्ट्रिक्शन उठ जाएगी इसमें से, और
मैं दोबारा शॉपर पॉलीथीन बैग बनाऊंगा और बेचूंगा, ठीक है। तो आपने उसकी ना एक वो करवाई, बजटिंग फोरकास्टिंग करवाई, मतलब वैल्यू इन यूज उसकी, कि मैं उसको बेचूं ना, बल्कि यूज करके मुझे उससे कितने बेनिफिट आएंगे। तो आपको पता चला कि यार यूज करके मुझे उससे ना 90 मिलियन आ सकते हैं। तो फिर देखिए ना, आपका मतलब इतने तो आप बेवकूफ नहीं है कि आप उसको 80 मिलियन का बेच देंगे। बल्कि आपने एक मतलब एस्टिमेट यूज किए कि मैं 5 सालों के, लेट्स सपोज हर साल मैं इतनी 10-10 मिलियन की सेल कर लूंगा, इतना टैक्स होगा, इतना डिस्काउंट रेट है। तो वैल्यू इन यूज आपने कैलकुलेट कर ली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से। आप माशाल्लाह अकाउंटेंट हैं, आपको जो है ना इन चीजों का आइडिया होगा, ठीक है। तो वो 90 आई। तो इस केस में हायर ऑफ क्या है, 80 या 90? 90। अब आपने 90 का 100 से कंपैरिजन करना है, ठीक है। कि टेस्ट क्या है, टेस्ट है कैरिंग अमाउंट शुड ऑलवेज बी लोअर देन द फेयर, हायर ऑफ फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज, ठीक है। फेयर वैल्यू 80 मिलियन है, वैल्यू इन यूज क्या है 90 मिलियन, तो इनमें से हायर क्या है 90 मिलियन। आपने 90 मिलियन का कंपैरिजन करना है जो बुक्स में आ रही है उस वैल्यू से, ठीक है। वो 100 मिलियन है। तो देखा जाए तो आपका लॉस कितना हुआ, 10 मिलियन का। तो आप 10 मिलियन से इंपेयरमेंट लॉस बुक करें। आप कहें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 10 मिलियन से इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, और एसेट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो आप होपफुली आपको ये टेस्ट समझ आया होगा। आपको समझ आई है अब्बास भाई इस टेस्ट की? काइंडली कंफर्म कर दें ताकि हम अपने ओवरऑल स्टैंड की तरफ मूव करें। मेन इसमें यही था बताने वाली चीज, कि व्हेन इम्पेयरमेंट लॉस हम किस तरह से, मतलब क्या टेस्ट है इसका। काइंडली मुझे कंफर्म करें आपको समझ आई है तो मैं आगे मूव करूं। ओके, ठीक है जी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इसके, स्कोप है, डेफिनेशंस एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, एसेट टू बी रिव्यूड, किन किन एसेट को हम रिव्यू करते हैं, ठीक है, ईयर एंड पे। इम्पेयरमेंट टेस्ट क्या है जो कि अभी हम पढ़कर आए हैं। व्हेन टू टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट, कब इम्पेयरमेंट टेस्ट अप्लाई करना है। व्हेन टू रिवर्स इम्पेयरमेंट, और कब इम्पेयरमेंट रिवर्स करनी है, ये हम देखने जा रहे हैं। स्कोप में सबसे पहले आ गया, देखें, ऑल एसेट्स, तमाम एसेट पे एप्लीकेबल एक्सेप्ट, इन्वेंट्रीज पे नहीं लगेगा क्योंकि उन पे एनआरवी टेस्टिंग हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट पे नहीं लगेगा क्योंकि वो एफआरएस 15 के एम्बिट में है, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स वगैरह पे नहीं लग रहा होगा, वो आईएस 12 में हो जाते हैं। बायोलॉजिकल एसेट पे नहीं लगता, वो आईएस 41 में है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आईएफआरएस 17 में है, ठीक है। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल आईएफआरएस 5 में है, लिहाजा उन पे ये इम्पेयरमेंट टेस्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। मतलब वो स्टैंडर्ड के आउट हैं। उसके अलावा तमाम प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, अगर वो कोस्ट मॉडल पे हैं तो उन पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा होता है। मतलब जो भी चीज कोस्ट मॉडल पे है उस पे ये अप्लाई होता है। जो फेयर वैल्यू पे है वो तो उसकी वैल्यू में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो जाता है ना, जो भी प्लस माइनस हो, तो लिहाजा उस पे ये अप्लाई नहीं होता। जैसे देखें, बायोलॉजिकल एसेट है, उनका स्टैंडर्ड क्या है, IS 41। उस पे IS 36 अप्लाई नहीं होता। कौन से पे, जो कि फेयर वैल्यू पे मेजर होते हैं। मतलब जो फसल है, अगर उसकी फेयर वैल्यू मेजरेबल है तो उस पे फेयर वैल्यू मॉडल लगता है। अभी हमने पढ़ा है ना कि बायोलॉजिकल एसेट IS 41 में कवर होते हैं, और उसके दो मॉडल्स हैं, एक फेयर वैल्यू मॉडल, एक कॉस्ट मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल क्या है, कि जब उसकी फेयर वैल्यू मेजर हो सके, अगर ना हो तो कॉस्ट मॉडल की तरफ आते हैं, ठीक है। तो अगर उसकी फेयर वैल्यू मेजर हो रही है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो भी प्लस माइनस आ रहे हैं उसकी वैल्यू फिर वैल्यू में इनकॉर्पोरेट हो जाती है। लिहाजा उस पे फिर IS 36 लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब अलग से इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा उस पे IS 41 ही अप्लाई होगा। और जो बायोलॉजिकल एसेट फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं हो सकते, हम उसको किस पे, कॉस्ट मॉडल पे मेजर करते हैं, या IS 16 जो है फेयर वैल्यू पे मेजर ना हो कॉस्ट मॉडल पे, तो उस केस में हम IS 36 अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह एग्रीकल्चर लैंड है, आपको मैंने बताया ना कि इस पर IS 16 अप्लाई होता है, या IS 40, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टी है, तो उस पर भी IS 36 अप्लाई होता है, ठीक है। एसेट टू बी रिव्यूड, कि किन किन एसेट को हमने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए देखना है।
वो इंडिविजुअल एसेट भी हो सकते हैं, मतलब आप एक बिल्डिंग को देख लें, एक प्लांट एंड मशीनरी को देख लें कि इसकी वैल्यू में, जैसे आपको बताया ना मैंने, आपका प्लांट है, आपके बाकी मामला बड़े अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो प्लांट है ना आपका, वो आपका आउटडेटेड हो गया है, तो उस केस में क्या है, वो इंडिविजुअल एसेट आपका इम्पेयर हो गया है। ठीक है। कैश जनरेटिंग यूनिट कहते हैं कि लेट्स सपोज आपकी जो डेवो अड्डा है, ठीक है, अगर हम इसको देखें कि इनके ना डिफरेंट सिटीज में ना वो हैं अड्डे हैं, ठीक है, आम लफ्जों में आपको बता रहा हूँ, वहां से बस जाती है, उनका ऑफिस बना हुआ है, ठीक है, टक शॉप है उनकी, मतलब डिफरेंट तरह से रेवेन्यू आ रहे हैं, इंडिपेंडेंटली जनरेट कर रहे हैं वो रेवेन्यू हेड ऑफिस से, तो वो कैश जनरेटिंग यूनिट है। ठीक है, तो उन पे भी आप देख सकते हैं कि अगर आपका एक अड्डा लेट्स सपोज आपका जो है ना वो फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में है, ठीक है, इस्लामाबाद ने बड़ा डेवलप किया, उसमें सानिया मूवर, फैसल एक्सप्रेस और बाकी काफ़ी भी ओपन हो गए हैं, जिसकी वजह से ना आपके उस अड्डे की रेवेन्यू पे ना बड़ा इम्पैक्ट आया है, तो लिहाजा आप उसके एसेट्स को देखें, रिव्यू करें कि कहीं मुझे इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर रहे होंगे, उन ग्रुप ऑफ एसेट्स को देख रहे होंगे इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए। इम्पेयरमेंट टेस्ट मैंने आपको बता दिया, ये बेस्ड ऑन इनकर्ड लॉस मॉडल है। ठीक है, आईएफआरएस 9 से डिफरेंट है, आईएफआरएस 9 हम इंशाल्लाह पढ़ रहे होंगे, वो हम जो है ना पढ़ते हैं उसको एक्सपेक्टेड लॉस के मॉडल पे, कि एक लॉस अभी हुआ नहीं लेकिन मुझे लगता है कि मुझे फ्यूचर में लॉस हो जाएगा, मेरे कस्टमर पैसे लेके भाग भाग जाएंगे। ठीक है, तो वो अभी लॉस हुआ नहीं, एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड लॉस मॉडल। ठीक है, ईसीएल जिसे आप कहते हैं, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ठीक है, तो वो जो है वो भी देखें आप, एसेट की वैल्यू में कमी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, इम्पेयरमेंट। ठीक है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन की बेस पे है, वो मार्केट में हालात ये होंगे वो होंगे, ठीक है, उसकी बेस पे है। और ये जो मॉडल है ना, इम्पेयरमेंट टेस्ट है जो IS 36, ये अप्लाई होता है इनकर्ड लॉस मॉडल की बेस पे, कि एक लॉस इनकर हो गया है, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि हम पॉलीथीन बैग पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। ठीक है, आपके कस्टमर जो है आपके पैसे लेके भाग गया है, आपका माल चोरी हो गया है, कोई भी कोई ऐसा इशू हो गया है जिससे आपको एसेट की वैल्यू में जो है ना कमी रिकॉर्ड करनी है, मतलब एक काम हो चुका है, उसकी बेस पे जो आप लॉस रिकॉर्ड कर रहे होंगे वो IS 36 में इम्पेयरमेंट टेस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इम्पेयरमेंट क्या है, कि कैरिंग अमाउंट आपकी जो बुक्स में है वो ज्यादा हो जाए, किससे, रिकवरेबल अमाउंट से। बुक्स में 100 रुपए का एसेट आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको यूज करें तो 90 आ सकते हैं, अगर बेचें तो 80 आ सकते हैं। ठीक है, हायर ऑफ इनमें से क्या है, 90, लेकिन ये हायर ऑफ स्टिल लोअर है कैरिंग अमाउंट से। कैरिंग, थैंक यू मलिक। ठीक है, तो ये इम्पेयरमेंट टेस्ट था, आपको इम्पेयरमेंट जो है ना रिकॉर्ड करनी है कि अगर आपकी किताबों में वैल्यू ज्यादा आ रही है तो। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, हायर ऑफ होती है, ये सारी चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, स्टिल आपको बता रहा हूँ वैसे ही। हायर ऑफ क्या, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सोल्व एंड वैल्यू इन यूज। ठीक है, ये दो चीजें हैं बेसिकली। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होती है, द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल द एसेट, एसेट को सेल कर दें अगर ऑर्डरली ट्रांजैक्शन में। ठीक है, आज की डेट पे, मेजरमेंट डेट पे उसकी वैल्यू क्या होगी, उसमें से वो कॉस्ट माइनस कर दें जो उसको सेल करने के लिए हो। ठीक है, तो नेट देखें क्या वैल्यू है, वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी आपकी। ठीक है, इसी तरह वैल्यू इन यूज देखें कि आपके जो, आप सेल ना करें बल्कि उस एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट लें, उससे माल बनाएं, वो सेल करें, तो यूज करने में आपको कितना बेनिफिट आ सकता है, वो आपकी क्या होगी, फिर वैल्यू इन यूज होगी। ठीक है, उस केस में आप क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, आप 5 सालों के कैश फ्लोज लेते हैं, ठीक है, करंट फॉर्म में लेते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक्सक्लूड करते हैं, प्री टैक्स लेते हैं तमाम रेवेन्यू को। ठीक है, डिस्काउंट रेट लेते हैं, प्री टैक्स आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से एक उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, एनपीवी निकालते हैं, और आप देखते हैं कि वो फेयर वैल्यू से हायर है या क्या है, तो इन दोनों में से हायर ऑफ लेते हैं आप, वो इधर प्लेस करते हैं, वो आपकी रिकवरेबल अमाउंट होती है, और उस रिकवरेबल अमाउंट को आप इससे कंपेयर करते हैं कैरिंग अमाउंट से।
होपफुली आपको ये जो है ना टेस्ट समझ आया है। ठीक है। उसके बाद जी, कब करना है ये काम, मतलब कब मुझे कब पता चलेगा कि मेरा एसेट इंपेयर हो गया है या कोई इशू है। ठीक है, उसके कुछ इंडिकेटर हैं, इंटरनल इंडिकेटर्स हैं, एक्सटर्नल। इंटरनल है कि आपको पता चले, आपको सबूत मिले कोई एसेट वो डैमेज हो गया है, अब सोलिसेंस हो गई है उस एसेट की, डिसकंटिन्यूस या डिस्पोजल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है, आप मार्केट से आउट होने जा रहे हैं। ठीक है, एसेट की परफॉर्मेंस कम हो गई है। तो ये सारी चीजें डिपिक्ट करती हैं कि वो एसेट आपका इम्पेयर हो गया है। ये इंटरनल इंडिकेटर हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे मामलात हो जाएं जिससे आपको लगे कि ये एसेट इम्पेयर हो गया है, तो आप इसकी बुकिंग करें, इम्पेयरमेंट टेस्ट करें। और एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या है कि मार्केट में डिक्लाइन आ गया आपकी प्रोडक्ट का। ठीक है, कुछ चेंजेस आ गई है टेक्नोलॉजिकल, आपका प्लांट बड़ा आउटडेटेड है, मार्केट में नए लॉन्च हो गया है। ठीक है, लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बड़े चेंज हो गए हैं। ठीक है, आपको फाइनेंसिंग ही नहीं मिल सकती, आप माल ही नहीं परचेज कर पा रहे। ठीक है, मतलब डिफरेंट किस्म के मसाइल जो मार्केट में चेंजेस आने से हों, मार्केट वैल्यू में एक्सटर्नली आए आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हिट हो रही हो, तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल इंडिकेटर हैं, आप एसेट को इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करें इस पे। आप देखें कि आपकी किताबों में क्या चीजें आ रही हैं किस वैल्यू पे, और अगर आप उनको मार्केट में सेल करने जाएं या उनकी इस्तेमाल से चीजें सेल करने जाएं वो कितने की बिकेंगी, आप उसको रिव्यू करें। ठीक है, एनुअल इम्पेयरमेंट है ये कुछ, where there is an indicator of impairment, indicator are assessed at each reporting date। आप हर रिपोर्टिंग डेट पे इन इंडिकेटर्स को असेस करें। ठीक है, कुछ होते हैं, कुछ एसेट्स हैं कि आप इंडिकेटर ना भी होना, आपने उनको असेस करना है एनुअल इम्पेयरमेंट के लिए। वो क्या क्या है? इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनेट लाइफ। अगर कुछ इंटेंजिबल एसेट हैं जिनकी इनडेफिनेट लाइफ है, लेट्स सपोज आपको लाइसेंस मिल गया है लाइफ टाइम के लिए किसी चीज को बनाने का। ठीक है, या आपने कोई इंटेंजिबल एसेट इन प्रोग्रेस है, आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, कोई चीज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपने इन चीजों को, या कोई गुडविल आपने सीजीयू को एलोकेट की थी, या हम इंशाल्लाह आईएफआरएस 3 जब पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो उस केस में फिर क्या होगा, आपने इम्पेयरमेंट जो टेस्ट है वो एनुअली अप्लाई करना है इन एसेट्स के लिए। मतलब इन एसेट्स को जब भी ये तीन चीजें होंगी आपकी किताबों में, या तो आपको कोई लाइसेंस मिला हुआ है इंडेफिनिट लाइफ का, या आप कोई इंटेंजिबल एसेट पे काम कर रहे हैं, CWIP है मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, या कोई कैश जनरेटिंग यूनिट है आपका जिसको गुडविल एलोकेट हुई है, इस केस में आप इम्पेयरमेंट टेस्ट उस पे हर साल लगाएंगे। इंडिकेटर हैं या नहीं है आपने लगाना है, और बाकी एसेट्स पे आप इंडिकेटर के हिसाब से लगा रहे होते हैं। ठीक है, वेन टू रिवर्स। ठीक है, एक दफा आपने कोई इशू था, गवर्नमेंट ने मतलब प्लान किया हुआ था कि ये जो रेगुलेशन आएगी जिससे आपके एसेट पे हिट आएगी, पॉलीथीन वाले एसेट पे, आपने उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट बुक कर लिया। अब बाद में आए हैं, आपको पता चला कि वो गवर्नमेंट ने जो है ना, लोगों ने प्रेशर दिया। ठीक है, ट्रेड बॉडीज की तरफ प्रेशर आया, और उसने वो गवर्नमेंट ने वो जो है रिस्ट्रिक्शन हटा दी है। तो अब क्या हुआ, अ, आप उसको रिवर्स कर लें जो आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट रिकॉर्ड किया होता है, लेकिन रिवर्स उस हद तक करें जितना आपने पहले उस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ था। ठीक है, अगर वो सीजीयू है मतलब उसमें कम्बिनेशन ऑफ एसेट्स हैं, तो आप उस इम्पेयरमेंट टेस्ट को एलोकेट करें। मतलब देखें ना, मैंने आपको बताया कि डेवो का अड्डा या कुछ उसमें है, उसमें आपकी बसेस हैं, ठीक है, उसकी बिल्डिंग है, उस सारे पे आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया, आपको पता चला 10 रुपए का मुझे लॉस है, 10 मिलियन का है, तो आप उस पूरे उसको एलोकेट करें उनकी वैल्यू की बेस पे, प्रो रेटा बेसिस पे। इसी तरह जब आप उसको रिवर्स कर रहे होंगे तो वो भी आप प्रो रेटा बेसिस पे रिवर्स करेंगे। ठीक है, उसके बारे में लिखा है गुडविल के बारे में कि गुडविल पे जब भी कोई लॉस रिकॉर्ड आप कर लें, आप उसको भावें जितने मर्जी हालात अच्छे हो जाएं, आप उसको रिवर्स नहीं करते, बस एसेट्स के लॉस जो होता है उसको रिवर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, अब रिवर्स होगा, जैसे आपने लॉस रिकॉर्ड किया था उसके कुछ इंडिकेटर थे, इसी तरह जब रिवर्स करेंगे उसके भी कुछ इंडिकेटर होंगे। कि देखे ना, रिकॉर्ड कब किया था, जब हालात थोड़े खराब हो गए थे, और रिवर्स कब करेंगे, जब हालात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, बेहतर कब होंगे, अभी हम बस क्लास क्लोज करने वाले हैं, टाइम हो गया है, तो इंशाल्लाह इसको बस ये चीज जो है ना डिस्कस करनी है। हालात अच्छे क्या क्या हुए
चेंजेस इन वे एसेट इज यूज्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। ठीक है, गवर्नमेंट ने बल्कि कहा कि ना सिर्फ हम आपसे पॉलीथीन बैग जिनका प्लांट उनसे रिस्ट्रिक्शन हटाते हैं, बल्कि उन्हें कहते हैं कि आप प्रोड्यूस करें, हमने बाहर एक्सपोर्ट करने हैं, उनकी वैल्यू बढ़ गई आपके एसेट्स की, तो आप उसको रिवर्स कर लें इम्पेयरमेंट को। ठीक है, एविडेंस फ्रॉम इंटरनल रिपोर्टिंग इंडिकेट दैट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट विल बी बेटर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, आपका जो इंटरनल क्वालिटी डिपार्टमेंट है उसने कहा कि आपका जो एसेट है ना वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये इंटरनल इंडिकेटर है। तो आप अपने इम्पेयरमेंट टेस्ट जो अगर आपने लगाया था पहले कभी, उसको रिवर्स करें। अगर लगाया ही नहीं था तो फिर तो क्या ही रिवर्स करना। इसी तरह एक्सटर्नल इंडिकेटर, मार्केट के हालात बेहतर हो जाएं, ठीक है, इंक्रीज इन एसेट वैल्यू, एसेट की वैल्यू में इजाफा हो जाए, ठीक है, आपके पास जो एसेट है वो बनना ही बंद हो गया है, ठीक है, तो आपकी वैल्यू की, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, मतलब आपकी, लेकिन उस एसेट जो प्रोडक्ट बनती है उसकी डिमांड बढ़ गई, तो अल्टरनेटिवली या आपकी वैल्यू जो है ना एसेट की बढ़ जाएगी। इसी तरह चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल मार्केट इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चेंज आई, मतलब एक्सटर्नली मार्केट के इंटरेस्ट रेट कम हो गए, आप बड़ी आसानी से लोन लेके काम चला सकते हैं। ठीक है, अपने एसेट से जो है ना रॉ मटेरियल दें, प्रोडक्शन बनाएं। कहने का मकसद ये कि बेहतर हालात हो गए मार्केट में, तो लिहाजा अब आप क्या करें, आपकी एसेट की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। अगर आपने पास्ट में कभी उस पर इम्पेयरमेंट टेस्ट रिकॉर्ड किया हुआ था तो आप उसको रिवर्स करें। ठीक है, तो हम इस स्टैंडर्ड का अगर क्विक रिकैप लें तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि इम्पेयरमेंट टेस्ट क्या है। ठीक है, पूरे टेस्ट को देखा प्रैक्टिकली, उसके बाद हमने इसको स्कोप देखा किस किस पे एप्लीकेबल है, किस पे नहीं है। ठीक है, एसेट रिव्यू कौन कौन से करने हैं, इंडिविजुअल एसेट कब रिव्यू करते हैं, ग्रुप ऑफ एसेट कब रिव्यू करते हैं। इसी तरह जो इम्पेयरमेंट टेस्ट है वो क्या है, ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट क्या है, फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। प्रैक्टिकली मैंने आपको एक आम वर्डिंग में और आपको स्टैंडर्ड के साथ इसको रेफर करवाया। ठीक है, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या है इम्पेयरमेंट के, इंटरनल क्या है, किन चीजों को हम इंडिकेटर हो या ना हो, कंपलसरी है कि इन तीनों को तो इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना ही करना है। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया। इसी तरह जब हालात बेहतर हो जाएं, तो जब हालात अच्छे नहीं थे तो आपने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया था, अब हालात बेहतर हैं तो उसको रिवर्स करें। तो ये सारी चीजें हमने देखी। होपफुली आपको समझ आई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू हैव ऑप्शन टू आस्क मी एट एनी टाइम। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बता सकते हैं, अपनी क्यूरीज लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हम बाय द टाइम, आप इसमें कोई आपकी सजेशन हो, फीडबैक हो कि सर आप किस तरह लेकर चले, हम उससे भी आपको जो है ना एंटरटेन करेंगे। मतलब आपकी फीडबैक को ऑलवेज वेलकम और रिस्पेक्ट से देखा जाएगा। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।